नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है आज की इस क्लास में। काफ़ी दिनों के बाद ये लेक्चर आ रहा है। थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी तो काफ़ी लोगों के मैसेजेस भी आए, कमेंट्स भी आए कि वीडियो नहीं आ रहा है। तो इसके पीछे कारण यही था, मैंने बताया भी था कमेंट करके, और काफ़ी लोगों ने फ़ोन भी किया था, कुछ लोगों ने मैसेज वगैरह किए थे। तो क्लास शुरू हो गई है और आज फिर शुरू करते हैं, देखते हैं। हिंदी साहित्य ऑप्शनल में हमने जो डिस्कस किया था वो पद्मावत के बारे में डिस्कस किया था, और पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की एक रचना है। ये हमारे सिलेबस में भी है। अगर पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 में सिर्फ इतिहास है, लेकिन पेपर 2 की बात करेंगे तो वहां पे कुछ किताबें भी हैं, तो उसमें से पद्मावत जो है वो भी हमें पढ़नी है। तो पद्मावत का जो 57 खंड है वो सारी बातें हमने डिस्कस कर ली हैं, डिटेल में डिस्कस की हैं कि पद्मावत में क्या क्या चीजें हैं, किस खंड में किसके बारे में डिस्कस किया गया है। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं पद्मावत में ही। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पद्मावत का प्रेम तत्व। इसमें क्या समझना है। पहली बात हमने जब पढ़ी थी राम मार्गी काव्य धारा, कृष्ण मार्गी काव्य धारा, उसमें जब हमने सूफी काव्य धारा पढ़ी थी तो उसमें हमने देखा था कि दो तरह के बातें वो लोग मानते हैं, एक इश्क मजाजी और एक इश्क हकीकी की बात हमने की थी। तो पद्मावत का जो केंद्रीय भाव है वो है प्रेम। पद्मावत का केंद्रीय भाव प्रेम है, और इसी को उन लोगों ने अभिव्यक्ति की है, सूफी दर्शन के माध्यम से इसकी अभिव्यक्ति की गई है। अब देखिए सूफी के बारे में भी मैंने सॉरी आपको पहले ही बताया था कि एक इस्लाम है और एक सूफी है, दोनों में क्या अंतर है इसके बारे में मैंने बताया था। इस्लाम में कहा जाता है कि जो बंदा है वो खुदा का दास है, जबकि सूफी ऐसी बातें नहीं मानते हैं। सूफी इसकी बात नहीं मानते, उनका मानना है कि बंदे और खुदा के बीच का जो संबंध है वो प्रेम का संबंध है। ये सूफी दर्शन है, जबकि इस्लाम दर्शन कुछ और कहता है। तो इसको हम पूरी तरह से न तो इस्लामिक कहेंगे और न इस्लाम से हटकर भी कहेंगे। तो इसमें क्या समझना है कि जो प्रेम की साधना का जो चरम पॉइंट है, चरम उत्कर्ष जो जिसको कहते हैं ना, लास्ट पॉइंट, जो इनका उद्देश्य है उसको हम कहते हैं अनहल हक। देखिए मैं यहां लिख रहा हूं अन अल हक, इसको अनहलक कहते हैं। इसका मतलब है खुदा के साथ बंदे का एक हो जाना, खुदा के साथ बंदे का एक हो जाना, इसको कहते हैं इश्क मजाजी से इश्क हकीकी की तरफ। मैंने पहले दिन आपको बताया था, जब सूफी दर्शन बता रहा था तो उसमें बताया था कि इश्क मजाजी से इश्क हकीकी, ये सफर तय करता है सूफी दर्शन। इश्क मजाजी यानी कि जो लौकिक इश्क है, लौकिक प्यार है, वहां से लेकर किसी बंदे से मोहब्बत होने से लेकर उसको खुदा बना देने तक का जो पूरा प्रोसेस है उसको हम इश्क मजाजी से इश्क हकीकी तक का सफर कहते हैं। यहां बंदा और खुदा, इसमें क्या है समझिएगा, मेन बात क्या है। बंदा खुदा से फना होता है और उसके बाद बका की प्राप्ति करता है। बका का मतलब आप यही समझिएगा, अलग हो जाना, यानी कि खुदा और बंदे का एक हो जाना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पद्मावत का जो प्रेम तत्व है ये सूफी दर्शन से प्रभावित है। ठीक है, इसी को तसव्वुफ के नाम से भी जानते हैं। ये कुछ शब्द हैं जो आपको याद रहने चाहिए अगर आप बात करें सूफी या फिर तसव्वुफ। ये है, तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो इन वर्ड्स का हमें वहां पे यूज करना पड़ेगा। ठीक है, 16वीं शताब्दी के कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी, और इनके बारे में शुक्ल जी ने क्या कहा है ये देखिए। शुक्ल जी का स्टेटमेंट है, आप नोट करिएगा, मैं बोल रहा हूँ सॉरी, थोड़ी सी सर्दी वगैरह के चलते, जुकाम वगैरह के चलते क्लासें रुकी हुई थी। अभी भी आप देख सकते हैं, आवाज में आपको पता चलेगा, तो आप नोट करिए रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था। रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था ये नोट करिए। इन्होंने कहा था कि इस समय, शुक्ल जी ने कहा है कि इस समय तक हिंदू और मुसलमान लड़ते लड़ते थक चुके थे और एक दूसरे के सामने अपना हृदय खोलने लगे थे। ऐसे समय में सूफी कवियों ने प्रेम की वे कहानियां प्रस्तुत की जो हिंदुओं के घरों की थी। इनकी मधुरता और कोमलता का अनुभव करके इन कवियों ने दिखला दिया कि एक ही गुप्त तार, नोट करिएगा, एक ही गुप्त तार मनुष्य मात्र के हृदयों से होता हुआ गया है, जिसे छूते ही मनुष्य सारे बाहरी रूप रंग के भेदों की ओर से ध्यान हटा एकत्व का अनुभव करने लगता है। मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, आप पॉज करके लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपने लिख लिया, ये बताया गया था। ये किसकी स्टेटमेंट थी? शुक्ल जी की सॉरी। अब हम बात करें विशेषताएं क्या है। पद्मावत के प्रेम तत्व की विशेषता यह है कि प्रेम की स्थापना यहाँ एक मूल्य के रूप में हुई है। मूल्य यानी कि आपके मोरल वैल्यूज, आपकी एथिक्स, ऐसे समझिए आप। मूल्य यानी कि वैल्यूज। तो यहाँ पे जो प्रेम है उसको एक मूल्य के रूप में स्थापित किया गया है।
यहां पर प्रेम का क्या मतलब है आप ऐसे समझिएगा, ईश्वर से प्रेम, ईश्वर से प्रेम हो जाना यानी कि इश्क हकीकी तक पहुंच जाना, और इश्क मजाजी यानी किसी सॉरी किसी बंदे से किसी व्यक्ति से प्रेम हो जाना। यहाँ पे जब हम बात करेंगे कि प्रेम के मूल्य के रूप में स्थापना कैसे हुई है, तो आपको एक स्टेटमेंट याद रखना है। स्टेटमेंट क्या है, एक पंक्ति याद रखनी है, मैं लिख रहा हूं, मानुष प्रेम भयउ बैकुंठी। मानुष प्रेम भयउ बैकुंठी। उसके बाद है नाही ते काह छार एक मुठी, छार एक मुठी। इसका मतलब है मानुष प्रेम भयउ बैकुंठी नाही ते काह छार एक मुठी। इसका मतलब है कि यदि किसी का जीवन प्रेम विहीन है तो वो एक तो वो एक मुट्ठी राख से बढ़कर कुछ भी नहीं है। यदि किसी का जीवन प्रेम से विहीन है तो वो राख से बढ़कर जीवन कुछ भी नहीं है। ये कहा गया है किसमें, तो पद्मावत का ये स्टेटमेंट है। इसके बारे में आप लिखिए, शाही क्या कहते हैं इसके बारे में, वो कहते हैं यह स्वर, यह विषाद, यह टीसती हुई तड़प एक ऐसे कवि की है जिसे मजाज और हकीकत दोनों चाहिए। मजाज और हकीकत का मतलब क्या हुआ, मजाज मतलब किसी बंदे से जो प्रेम है तो वो इसका मजाजी है, और इस हकीकी मतलब वो खुदा तक पहुंच जाए। समझिएगा इस बात को, दोनों का अंतर अगर आप समझेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, समझ में आएगा। हकीकत दोनों चाहिए। जो मजाज को हकीकत के सामने पड़े हुए पर्दे की तरह नहीं देखना चाहता, जो मजाज और हकीकत को युगनद्ध देखना चाहता है, मतलब एक दूसरे से मिला हुआ देखना चाहता है, जिसे बैकुंठी प्रेम की तलाश नहीं है, ईश्वर से डायरेक्ट प्रेम की तलाश नहीं है, जो ऐसा प्रेम चाहता है जो प्रेम करने वाले मनुष्य को ही बैकुंठी बना दे। यानी आप बैकुंठी प्रेम का मतलब ईश्वर से प्रेम, ईश्वर से प्रेम नहीं चाहता है, ये चाहता है कि व्यक्ति से प्रेम करते हुए हम ईश्वर तक पहुंच जाए। इसी को तो इश्क मजाजी या इश्क हकीकी, सूफी दर्शन, तसव्वुफ इसी को कहते हैं। उसके बाद बात की जाए कि एक तो इसके मूल्य देखे हमने, फिर हम बात करते हैं ये प्रेम किस प्रकार का प्रेम है। ये अर्जित प्रेम है, अर्जित प्रेम है। अर्जित प्रेम यानी अब इसने अपने बाहुबल से, इसने अपनी मेहनत से इस प्रेम को प्राप्त किया है, और बताया गया है कि ये जो प्रेम का मार्ग है इसमें बहुत कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं। आपको याद होगा जब मैंने कबीर पढ़ाया था तो कबीर ने भी कहा था, कबीरा यह घर प्रेम का खाला का घर ना है, कबीरा यह घर प्रेम का खाला का घर ना है। यानी ये आपकी खाला का घर नहीं है कि आप आसानी से पहुंचेंगे, सिर काट कर इस रास्ते पे चलना पड़ता है, ये कबीरदास ने कहा था। ठीक है, तो जायसी ने भी यही कहा है, अर्जित प्रेम के बारे में जायसी ने कहा है, प्रेम पहाड़ कठिन विधि गढ़ा, सोपे चढ़े शीश सो चढ़ा। ठीक है, धुवते ऊंच प्रेम धुव उआ, सिरदय पाव देसो चढ़ा। यानी कि यहाँ पर प्रेम के लिए आपको कितनी बड़ी बात इन्होंने कही है, इन्होंने कही है कि देखिए, प्रेम पहाड़ कठिन विधि गढ़ा, सोपे चढ़े शीश सो चढ़ा, धुवते ऊंच प्रेम धुव उआ, सिरते पाई देसो चढ़ा। यानी यहाँ पर भी कबीर और पद्मावत में एकता देखने को मिलती है कि अर्जित प्रेम का जो मार्ग है वो कठिन है, ये कबीर भी कहते हैं और मलिक मोहम्मद जायसी भी कहते हैं। उसके बाद से प्रेम की उपलब्धि क्या है, वास्तविक प्रेम की उपलब्धि क्या है, इसके बारे में कहा है, मुहम्मद कवि यह जोरी सुनावा, सुना सो पीर प्रेम कर पावा, जोरी लाई रकत के लेई, गाढ़ी प्रीति नयनन जल भेई। ये जो लास्ट लाइन है मैं लिख रहा हूं इसको, लास्ट लाइन है, जोरी लाई रकत कै लेई, रकत कै लेई, गाढ़ी प्रीति, गाढ़ी प्रीति नयनन जल भेई, नयनन जल भेई। इसका मतलब क्या है मैं बता रहा हूं, इसका मतलब है कि प्रेम के लिए आपको अपने खून और आंसुओं की लेई बनानी पड़ेगी। जोरी लाई रकत के लेई, लाई माने आंसू और रक्त माने खून, इन दोनों को जोड़कर एक लेई बनाना पड़ेगा, और इस लेई से ही प्रेम, मतलब ये एक लेई है। लेई का मतलब क्या होता है, दो चीजों को जोड़ने वाला चीज है ना लेई, अरे गम जिसको बोलते हो। ठीक है, तो लेई कैसे बनेगा, प्रेम को जोड़ने वाला जो लेई है वो आंसू और रक्त दोनों मांगता है।
आंसू भी गिरेंगे और रक्त भी गिरेगा, तब जाके ये काम होगा। फिर तीसरा है कि प्रेम को इन्होंने जीवन की ऊर्जा के रूप में दिखाया है। आप देखिएगा कि ये जब हीरामन पद्मावती के बारे में संदेश देता है तो पहले वो बेहोश हो जाता है, उसके बाद से फिर वो जब उसको पता चलता है, जब वहां वो पहुंचता है तो उसके अंदर एक ऊर्जा का संचार होता है। जब उसे पता चलता है कि उसने वो जब वो पहली बार मिलते हैं और वहां पे लिख दिया जाता है, उसकी छाती पर आके लिख दिया जाता है, इसने लिखा पद्मावती ने, तो जब ये उठता है तो 1 मिनट के लिए तो इसको आत्महत्या करने की शुरुआत होती है, लेकिन जब शिव जी से भेंट होता है उसके बाद का जो प्रसंग है तो इसके अंदर एक असीम ऊर्जा अनुभव होता है। सुन संदेश राजा तब हंसा, प्राण प्राण घट घट मह बसा। इसमें एक स्टेटमेंट मतलब एक पंक्ति है, जब वो उमंग का अनुभव करता है, रत्नसेन के मन से जब मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, ये दिखाया गया है कि प्रेम में जीवन की जो ऊर्जा है। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत में जो प्रेम है, इस प्रेम का उद्देश्य क्या है, अब हमें यह समझना होगा। यहाँ पे जो प्रेमी है उसे अपने प्रेमी के साक्षात्कार करना है, मतलब उससे मिलना है। इसके चलते वो 7 समुंदर पार करके जाता है और उसके मन में सिर्फ एक ही विचार उस समय रहता है। विचार ये है, नाहो सरग क चाहो राजू, नामो ही नरक सेति किछु काजू, चाहो ओहिकर दर्शन पावा, जहिमहि आनि प्रेम पथ लावा। यानी यानी न तो मैं स्वर्ग का राज चाहता हूं, न तो मैं नरक के बारे में मुझे कोई चिंता है, मुझे सिर्फ उसका दर्शन प्राप्त करना है जिसने मुझे इस पथ पर लाने के लिए प्रेरित किया। कौन है ये प्रेरित करने वाली? ये पद्मावती है। तो यहाँ पे ये उद्देश्य बता रहा है कि इसको सिर्फ उसके दर्शन का उद्देश्य है, दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। अब इनके प्रेम में जो निर्मलता है हम उसको समझते हैं। निर्मलता, प्रेम में अगर निर्मलता है तब उसको हम वास्तविक प्रेम कहते हैं, नहीं तो वो प्रेम नहीं है। अब इस प्रेम को निर्मल कैसे बनाता है, पद्मावत में ये प्रेम निर्मल कैसे दिखाई देता है, ये अब हम समझते हैं। देखिए इसमें है, आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। अगर यदि उसको प्रेम हुआ है तो उसमें जगत की प्रत्येक वस्तु में ईश्वरीय सौंदर्य देखने को मिलता है, मतलब उसको सब कुछ ईश्वर जैसा लगता है। उसे बुरी चीजें भी अच्छी लगने लगती हैं, वो बुराई में भी अच्छाई देखने की कोशिश करता है। यही तो निर्मलता है। और इसका एग्जाम्पल आप लिखना चाहें तो लिखिए, सहसौ करार रूप मन भूला, जह जह दीठ कमल जन फूला। जहां जहां देखते हैं कमल का फूल ही दिखाई देता है। 3 लोक 14 खंड सब परय मोहि सूझ, प्रेम छाड़ी नहीं लोन कछु जो देखा मन बूझ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इन दोनों के प्रेम और प्रेमी के प्रति श्रद्धा भाव भी पद्मावत के प्रेम तत्व का एक मूल, आप कह सकते हैं मूल विशेषता है, जिसमें कि प्रेम सामान्यतः, देखिए प्रेम जो है ये व्यक्ति केंद्रित है या स्वभाव या कर्म से प्रेरित है। प्रेम की स्थिति में प्रेमी को हर एक वस्तुएं अच्छी लगने लगती हैं। ठीक है, और इसी में वो आप नोट करना चाहें तो फिर से नोट करिएगा, वह पथ पलकन जाई बहारों, शीश चरण के चलो सिधारो। ठीक है, मतलब अपने पलकों से वो उस रास्ते को बहारना चाहता है। ठीक ठीक, इसको नोट कर लीजिएगा, वह पथ पलकन जाई बहारों शीश चरण के चलो सिधारो। ठीक है, इसको नोट करिएगा। उसके बाद इस प्रेम में बलिदान की भावना भी है। आप देखिए कि वो वहां तक पहुंच जाता है 7 समुंदर पार करके, फिर उस किले में भी पहुंचता है रत्नसेन, जिस किले में, एक राजा के किले में आप अचानक से पहुंच जाए, उसके सैनिक वगैरह भी हैं, तो वहां पर भी पद्मावत के इस प्रेम भावना में बलिदान की भावना देखने को मिलती है। वो अपने प्रेमी के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। यहाँ पे यह तन जारो छाड़ के कहो कि पवन उड़ाओ, मकुते ही मारग उड़ी परे कंत धरे जा पाओ। यानी कि ये जो शरीर है ये जल भी जाए तो मैं कहूंगा कि इसकी राख को जो हवा है वो उड़ा दे और उस मार्ग पर फैला दे जहां से प्रेमी जा रहा है। देखिए कितना मतलब अलग तरह का लिखा है इन्होंने पद्मावत में, और कहीं कहीं पर इन्होंने ऐसा लिखा है कि बहुत ज्यादा मतलब प्रैक्टिकल नहीं दिखाई देता है। ठीक है, प्रैक्टिकलिटी से थोड़ा सा अलग है। आगे बढ़ते हैं। ये हमने समझा कि पद्मावत में प्रेम तत्व के बारे में कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने समझा। अब हम बात करें पद्मावत की प्रेम पद्धति क्या है। इस पर बहुत विचार चला है, बहुत विवाद भी चला है कि पद्मावत की प्रेम पद्धति जो है वो भारतीय पद्धति है या फिर फारसी है। इन दोनों के बीच में विवाद चला है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि प्रेम पद्धति में क्या भारतीय क्या फारसी, लेकिन फिर भी ये हमेशा विवाद चलता रहा कि पद्मावत की प्रेम पद्धति भारतीय है या फिर फारसी है। अब यदि हमें यह जानना है तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि भारतीय प्रेम पद्धति और फारसी प्रेम पद्धति में अंतर क्या है, दोनों प्रणालियों में अंतर क्या है। तो देखिए यह है कि भारतीय प्रेम पद्धति में प्रेम जो है वो लोक व्यवहार के रूप में दिखाया जाता है, उसका लोक व्यवहार का स्वरूप दिखाया जाता है।
जबकि फारसी में दिखाया जाता है कि प्रेम एकांतिक है। यहां मैं लिखता जा रहा हूं, यहां है लोक व्यवहार और यहां है एकांतिक। और पद्मावत में सॉरी, पद्मावत में हमें एकांतिक भी देखने को मिलता है। यहाँ पे लोक निरपेक्ष है, मतलब लोक से इसका कोई मतलब नहीं है फारसी में। यहाँ मैं डिवीजन कर दे रहा हूँ। फिर हम बात करें दूसरी क्या क्वालिटी है, दोनों में क्या अंतर करता है, डिफरेंस करता है। तो भारतीय जो प्रेम पद्धति है इसमें विरह जो है ये नारी का दिखाया जाता है, यानी कि सबसे ज्यादा विरह वियोग जो है वो नारी को दिखाया जाता है। जबकि फारसी प्रेम पद्धति में पुरुषों के अंदर भी वियोग दिखाया जाता है। तो पुरुषों का वियोग है ये फारसी प्रेम पद्धति और भारतीय में नारी हो गया। उसके बाद से हम तीसरी बात करते हैं जो प्रेम पद्धति को भारतीय और फारसी में डिवाइड करता है। तो देखिए भारतीय प्रेम पद्धति में नायिका और नायक के बीच में परिहासात्मक संबंध होता है, हास परिहास का संबंध होता है। परिहासात्मक संबंध कहाँ है, ये भारतीय प्रेम पद्धति में है। जबकि अगर हम फारसी प्रेम पद्धति की बात करें तो फारसी प्रेम पद्धति में परिहास नहीं होता है, परिहास की अनुपस्थिति होती है। इसको बढ़ा लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। फिर देखें और क्या अंतर है। तो भारतीय प्रेम पद्धति में भावुकता तो हर जगह है, भावुकता तो है ही, मगर भावुकता के साथ साथ व्यवहारिकता का लोप नहीं हो पाता है। यानी कि भारतीय प्रेम पद्धति में व्यवहारिकता और भावुकता दोनों साथ साथ चलते हैं। जबकि मतलब आप ऐसा कहिए कि कितनी भी अधिक भावुकता हो जाए तो थोड़ी ना थोड़ी व्यवहारिकता भारतीय प्रेम पद्धति में जरूर रहेगी। जबकि फारसी प्रेम पद्धति ये कहता है कि उसमें भावुकता ज्यादा है और भावुकता अपने चरम पर है। भावुकता और कल्पनाशीलता ये सबसे अधिक कहाँ है, तो ये फारसी ग्रंथों में, फारसी प्रेम ग्रंथों में आपको देखने को ये मिल जाएगा। भारतीय प्रेम पद्धति में जो प्रेम का आरंभ है, प्रेम की शुरुआत है, ये परिचय से होगी। परिचय यानी कि दोनों लोगों को एक दूसरे से परिचय होना आवश्यक है भारतीय प्रेम पद्धति के माध्यम से। लेकिन अगर फारसी प्रेम पद्धति की बात करें, यहाँ परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति का गुण सुन लिया, उसके रूप के बारे में सुन लिया या उसके व्यवहार के बारे में सुन लिया, तो वो उससे वो प्रेम कर सकता है बिना देखे, बिना परिचय के। जबकि भारतीय प्रेम पद्धति में परिचय आवश्यक है। अब आप अगर इस पर मूल्यांकन करिए पद्मावत का, तो इन आधारों पर अगर आप मूल्यांकन करेंगे तो जो सबसे लास्ट वाला है क्या रत्नसेन ने पद्मावती को देखा था? नहीं देखा था। सिर्फ एक तोता जो हीरामन है वो आके उनके सौंदर्य और उनके गुण के बारे में बताता है और यहीं से रत्नसेन डिसाइड करते हैं कि वो उनसे प्रेम करते हैं। जबकि कोई परिचय नहीं है इनके अनुसार, इनका कोई भी परिचय नहीं है। लेकिन शुक्ल जी ने इन प्रेम पद्धतियों के इन अंतरों के आधार पर जायसी की प्रेम पद्धति क्या है, पद्मावत की प्रेम पद्धति क्या है, इस पर अपना मत दिया है। उन्होंने कहा है कि जायसी का प्रेम जो है वो एकांतिक तो है, क्योंकि हमने देखा एकांतिक तो है, लेकिन एकांतिक होते हुए भी कहीं ना कहीं लोक व्यवहार भी है उसमें, कहीं ना कहीं लोक व्यवहार भी है। यहां आपको आचार्य शुक्ल का एक स्टेटमेंट नोट करना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूं, आप स्टेटमेंट नोट करिए। उन्होंने कहा फारसी की मसनवियों का प्रेम एकांतिक, लोक बाह्य तथा आदर्शात्मक होता है। आदर्शात्मक होता है, आदर्श होता है। यह संसार की वास्तविक परिस्थिति के बीच नहीं दिखाया जाता। ठीक है, फिर लिखिएगा, भारतीय प्रेम पद्धति आदि में तो लोक संबंध और व्यवहारिक ही थी। मतलब शुरुआत में वो लोक से संबंधित थी, व्यवहारात्मक थी, और वो वैसी ही रही भी, वैसी ही रही। जायसी ने यद्यपि इश्क के दस्तान वाली, लिखिएगा, जायसी ने यद्यपि इश्क के दस्तान वाली मसनवियों के प्रेम के स्वरूप को प्रधान रखा है, यानी मसनवी शैली को प्रधानता दी है, पर बीच बीच में भारत का लोक व्यवहार संलग्न स्वरूप, भारत के लोक व्यवहार का संलग्न स्वरूप का मेल भी किया है। यानी एकांतिक होते हुए भी, फारसी मसनवियों से पद्मावत प्रेरित होते हुए भी लोक व्यवहार से कहीं ना कहीं मिलता है। तो इसमें कहते हैं, आगे शुक्ल जी कहते हैं, इश्क की मसनवियों के समान पद्मावत का लोक पक्ष शून्य नहीं है। समझ में आई बात? फारसी रचनाओं में लोक पक्ष जो है वो जीरो है, शून्य है। जबकि पद्मावत में लोक व्यवहार यानी कि लोक पक्ष भी है और एकांतिक पक्ष भी है। लोक की बातें अच्छा, लोक कैसे दिखाई देता है? तो लोक की बातें इस तरह से दिखाई देती हैं, राजा योगी हो जाता है, योगी होकर वो निकलता है तो उसकी माता रोकती है उसको कि नहीं, तुमको नहीं जाना है। जब वो सिंघल द्वीप वापस आता है तो लोग रोते हैं। तो लोग बाग इसमें आ रहे हैं ना,
एकांतिक मतलब तब होता सॉरी, एकांतिक मतलब तब होता जब कोई रोक टोक नहीं होता। राजा उठता, सिंगल द्वीप जाता, उसकी माता नहीं रोकती, उधर से आता कोई नहीं रोता। एकांतिक का मतलब ये, यहाँ पर लोक भी है, जब वो आता है तो सभी लोग रोने लगते हैं, जब वो जाता है तो उसकी माता उसको रोकती है। ठीक है, पति पद्मावती और जो दूसरी पत्नी है नागमती, इन दोनों के बीच में झगड़ा होता है। ये सारा लोक की बातें हैं, तो ये सारी चीजें होती हैं। इसीलिए शुक्ल जी ने कहा था कि यहाँ पर एकांतिक होते हुए भी लोक पक्ष जो है वो शून्य नहीं है। अब पद्मावत की विरह वेदना के बारे में बात करें। भारतीय प्रेम पद्धति के अनुसार विरह वेदना जो है वो नारी में होती है, तो हमें यहाँ पर नागमती का विरह वर्णन सबसे प्रमुख तौर पे है। तो नागमती का विरह तो हम देखते हैं, लेकिन क्या नागमती का विरह के अलावा कोई विरह नहीं है इसमें? इसमें तो रत्नसेन का विरह भी है, और रत्नसेन जबकि एक पुरुष है, तो पुरुषों का जो विरह है ये हम पढ़ते हैं फारसी शैली में। फारसी के प्रेम में नायक के पास, नायक के अंदर प्रेम का वेग अधिक दिखाई पड़ता है, जबकि भारत में नायिका के प्रति, भारतीय शैली में नायिका के प्रति, यहाँ पर दोनों में दिखाया गया है। दोनों में प्रेम की तीव्रता वही है, चाहे नायक हो या नायिका हो, विरह वही है। इसका मतलब यहाँ पर तो ये, इस पॉइंट पर अगर हम डिस्कस करने चले कि प्रेम पद्धति भारतीय है कि फारसी है, तो फिर हम कहेंगे कि दोनों का मेल जोल है, दोनों का मेल जोल है। अब हम बात करें हास परिहास के बारे में। हास परिहास है ना, यहाँ पे परिहासात्मक संबंध है या परिहासात्मक संबंध नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, फारसी और अंग्रेजी दोनों परंपराओं में ये नहीं मिलती है, परिहासात्मक संबंध नहीं मिलता है, जबकि भारतीय प्रेम पद्धति में ये मिलता है। पद्मावती जब रत्नसेन के बारे में सुनती है, उसकी सारी कहानी सुनती है, तो वहां पे वो मजाक उड़ाती है। तो ये परिहास, हास परिहास जो है ये भारतीय शैली है। वो कहती है, हौ रानी तुम जोग भिखारी, जोगी भोगी कौन चिन्हारी। मतलब मैं तो रानी हूं, तुम तो योगी हो, क्या हमारे और तुम्हारे में क्या संबंध हो सकता है? तो इस तरह की बातें हैं। चौथे नंबर पे बात करें कि अब नायक आदर्श की बात करते हैं। आदर्श किस प्रकार है? तो प्रेम का संबंध अगर लोक व्यवहार से हो जाता है तो उसमें एक स्वाभाविकता रहती है, जबकि अगर लोक व्यवहार नहीं है तो वहां पे कहीं ना कहीं स्वाभाविकता थोड़ी सी देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पर इस पूरी पद्मावत की कहानी में आप पीछे के वीडियो को देखेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आएंगी कि परिहासात्मक संबंध कहाँ पे, किस खंड में आपको देखने को मिलता है, विरह का खंड किस खंड में आपको देखने को मिलता है। ये सब मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, वो जरूर देख लीजिएगा आप। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम विश्लेषण करें कि वास्तव में है क्या, तो हम यही कह सकते हैं कि भारतीय और प्रेम पद्धति दोनों की, अगर उस पर तौले इसको हम कि क्या सही है क्या गलत है, तो आचार्य शुक्ल ने तो दोनों करके दिखा दिया कि इसमें लोक व्यवहार भी है, ये भी है, लेकिन निष्कर्ष यही निकालता है कि ये मूलतः अभारतीय है, ये मूलतः अभारतीय पद्धति है। और अभारतीय कहने का मतलब आप इनडायरेक्टली ये भी कह सकते हैं कि ये फारसी पद्धति से भी है। ये किसके द्वारा कहा गया है? ये कहा गया है शुक्ल जी के आधार पर। आप ऐसे भी समझिए, यहाँ पर जो प्रेम है वो परिचय से नहीं शुरू होता है, गुण रूप और व्यवहार से होता है। तो इस आधार पर हम देखें तो ये हो गया, व्यवहारिकता की कमी खलती है, भावुकता ज्यादा दिखती है। उसके अलावा एकांतिक प्रेम तो दिखता ही है, लोक व्यवहार भी दिखता है, मतलब शून्य तो नहीं है लोक व्यवहार, हाँ एकांतिक प्रेम ज्यादा है। पुरुषों में भी वियोग दिखाया गया है। तो इस हिसाब से ज्यादातर अगर शुक्ल जी के अनुसार हम देखें तो इसको अभारतीय पद्धति कहेंगे। लेकिन फिर और विद्वान आते हैं, और आते हैं गणपति चंद्रगुप्त। मैं नाम लिख रहा हूं यहाँ पे, गणपति चंद्रगुप्त। मैं काफी सारी चीजें नहीं लिख पा रहा हूं, तो कोई बात नहीं है, मैं बोल रहा हूं, आप लोग जरूर नोट करिएगा जिन्हें नोट करना होगा। अब गणपति चंद्रगुप्त आते हैं तो इन्होंने कुछ अलग पेश किया है, इन्होंने भी बताया है। इन्होंने कहा कि भारतीय पुरुष जो हैं उनके अंदर भी विरह होता है, भारतीय प्रेम पद्धति में भी पुरुषों का विरह होता है। इन्होंने पुरुरवा का दिया है उदाहरण। किसका उदाहरण दिया है? पुरुरवा का, कि पुरुरवा को भी तो हुआ था ऐसा। इसके बाद से इन्होंने मेघदूत का जो यक्ष है उसका उदाहरण दिया है कि ये दोनों तो पुरुष थे, पुरुरवा और यक्ष, मगर इनका भी विरह दिखाया गया है। तो भारतीय प्रेम पद्धति में आपने कैसे कहा कि पुरुष में विरह नहीं दिखाया जाएगा? फिर बात करें लोक पक्ष, तो अभी आपने कहा कि भारतीय प्रेम पद्धति में लोक पक्ष होता है, यही कहा था ना कि लोक पक्ष होता है। गणपति चंद्रगुप्त ने कहा कि महाभारत में जो नल दमयंती का प्रेम प्रसंग है या भीम और हिडिंबा का जो प्रेम प्रसंग है, इन प्रेम प्रसंगों में कहीं पर भी लोक पक्ष नहीं दिखता है, यानी कि ये लोक निरपेक्ष प्रेम पद्धति है। लोक निरपेक्षता जो है ये न सिर्फ फारसी मसनवियों में देखने को मिलती है, बल्कि भारतीय
प्रेम ग्रंथों में भी देखने को मिलती है। भारतीय प्रेम संबंधों में एग्जाम्पल में इन्होंने बताया भीम और हिडिंबा का, इसमें कोई लोक पक्ष इन्वॉल्व नहीं था। उसके साथ साथ इन्होंने बताया कि नल और दमयंती का जो पक्ष था, नल और दमयंती का जो प्रेम था, इसमें भी कोई लोक पक्ष नहीं था। तो आप ये कैसे कह दे रहे हैं कि लोक निरपेक्षता भारतीय शैली में नहीं होती है। फिर इन्होंने और भी बताया कि ऐसे कई सारे प्रेमाख्यान हैं जिसमें कि आरंभ परिचय से हुआ है, न कि स्वप्न दर्शन या चित्र दर्शन वगैरह से हुआ है। जैसे कि लैला मजनू हो, सीरी फरहाद हो, ये एक दूसरे को देखने से हुआ है। तो इस तरह की बातों को इन्होंने कहा कि जितने भी सूफी काव्य हैं, गणपत चंद्र गुप्त ने कहा जितने सूफी काव्य हैं उन्हें पूरी तरह से नकार देना कि ये पूरी तरह से अभारतीय है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। इनमें कहीं ना कहीं ये दिखाई देता है कि भारतीय भी है और अभारतीय भी है। तो पूरी तरह से भारतीय कह देना या पूरी तरह से अभारतीय कह देना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और विजय देव नारायण शाही, इनके बारे में अभी हमने पिछले भी बात की थी कि शाही ने क्या कहा। तो विजय देव नारायण शाही ने तो ये कह दिया कि ये चर्चा ही बेकार है। कोई प्रेम या कोई भी ग्रंथ या किसी भी ग्रंथ की प्रेम पद्धति भारतीय है, अभारतीय है, फारसी है, इस तरह की चर्चा करना ही बंजर किस्म का है। इस तरह की चर्चा करनी ही नहीं चाहिए, ये चर्चा अपने आप में ठीक नहीं है। तो हमने आज की इस क्लास में यही डिस्कस किया। वीडियो छोटा रहेगा, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है। वीडियो में कोशिश करूंगा कि समय समय पे आती रहे, पर जब स्वास्थ्य सही रहेगा तभी वीडियो आएगी। कोशिश करेंगे हम लोग कि जल्दी से खत्म हो, जल्दी से सब कुछ ठीक ठाक हो और फिर से हम लोग शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू सो मच। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो जरूर लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल नहीं किया है तो जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।